हेलो एवरीवन, मैं हूं पुष्पा सिंह। योर गाइड पुष्पा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में फ़िज़िक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या फिर अदर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। तो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन बीटेट, सीटेट, यूपीटेट, इन सब का कलेक्शन एक जगह किया जा रहा है और ये क्रम वाइज चैप्टर वाइज होगा। कि चैप्टर वाइज में पहले हम लोग फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक भी जूल। सेकंड, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। प्रकाश वर्ष में मेज़र करते हैं दूरी को, याद रखेंगे। वर्ष यहाँ लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि समय को मापते हैं, नहीं, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। अब जानते हैं कि ज्योति फ्लक्स जो है, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का है, लेकिन वही यदि पूछा जाए कि कैंडेला किस चीज़ का, जो एक फंडामेंटल यूनिट था आपका, है ना, तो वो होता है उसका कैंडेला है किसका? ज्योति तीव्रता का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। क्यूरी इकाई है रेडियो धर्मिता की। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हम जानते हैं पदार्थ का संवेग यानी कि मोमेंटम बराबर क्या होता है? तो मोमेंटम बराबर होता है हमारा P = mv, है ना, mv क्यों? क्योंकि संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, और पदार्थ का संवेग, और जहाँ तक पूछा जा रहा है पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात, तो वेग का क्या होता है? v, तो इसका अनुपात v/v कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा m। तो P = क्या हो गया? m। या अर्थात पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात यदि किया जाता है तो उससे हमें जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वह मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यदि जो भी क्रिया किया जाता है उसके अपोजिट में एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसका दिशा केवल विपरीत होता है, लेकिन उतना ही बल के अनुरूप लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब हम जल में यदि स्विमिंग किया जाता है तो स्विमिंग करते समय जितना पानी हटाया जाता है, जिस बल के द्वारा हटाया जाता है, उतना ही बल के द्वारा पानी हमें आगे की ओर धकेलती भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट का कार्य प्रणाली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। संवेग संरक्षण, जितना किसी चीज़ के टक्कर होने से पहले संवेग रहता है, उसका टक्कर होने के बाद भी संवेग संरक्षित होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही है। क्वेश्चन नंबर 1, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व। बिल्कुल, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको भी हम कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है जो वस्तु जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जब हम किसी कालीन को झाड़ते हैं तो कालीन को झाड़ते समय कालीन का जो हिस्सा, कपड़ा वाला हिस्सा है, वो स्थिर रहना चाहता है, लेकिन वो आगे मूव करता है, लेकिन उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या होता है? वो अपने जड़त्व के कारण, विराम के कारण वहीं पर गिर जाता है। कालीन आगे बढ़ गया लेकिन उसमें जो मौजूद धूलकन है वो उसी जगह पे स्थिर रहना चाह रहा है, जिसके कारण वो झड़ जाता है, गिर जाता है। उसी तरह से अश्व भी एकाएक यदि चलना आरंभ कर देता है तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति तो स्थिर था, घोड़ा पर बैठा हुआ व्यक्ति एक स्थिर अवस्था में है, लेकिन यदि एकाएक घोड़ा चलता है तो घोड़ा के चलने से व्यक्ति अपने विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है, और विराम अवस्था को बनाए रखने के कारण उसके गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इसको इस तरह से समझा जा सकता है एग्जाम्पल के तौर पर कि बस एकाएक जब चलना शुरू करती है तो व्यक्ति झटके के साथ पीछे की तरफ हो जाता है, और बस यदि अचानक रुकती है तो व्यक्ति आगे की तरफ हो जाता है। ये सब भी किस तरह का घटना है? जड़त्व, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा यही कहता है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति अपनी गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसी को जड़त्व का नियम कहता है। जड़ होना यानी स्थिर होना, कांस्टेंट होना, विराम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट इसका हम हिंट दे चुके हैं। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? क्लियर है, गति का पहला नियम यानी कि विश्राम जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र में आइसबर्ग यानी ग्लेशियर का जब टुकड़ा होता है तो लगभग उसका 9 भाग जो है, 10 में से 9 भाग लगभग डूबा हुआ होता है, लेकिन उसका 1 भाग ऊपर की ओर
दिखाई देता है। तो सिंपल सा ये पूछा जाए कि कितना भाग ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग, 10 में से 1 भाग समुद्र में ग्लेशियर का ऊपर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन ही क्लियर कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरण। तो जब हम प्रकाश प्राप्ति के लिए यदि किसी ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, किसी सोर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होगा, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, निश्चित है लाइट एनर्जी में जाएगा। तो यही यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है आपका लाइट एनर्जी में, किस में, प्रकाश वोल्टीय सेल में। क्वेश्चन नंबर 12, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ये पास्कल का नियम है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह जो भी है वो सारा पास्कल के नियम पर बेस्ड होता है। स्वचालित वाहन में द्रव चालित, वर्ड याद रखेंगे, यहाँ क्या है, द्रव चालित दे रहा है। हाँ, तो इस वर्ड पे ध्यान देंगे कि जहाँ द्रव चालित ब्रेक का बात आए तो द्रव चालित ब्रेक में मेरा कौन सा यूज़ होता है, पास्कल का नियम। अगला, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से निकलती है। दूध को यदि मथते हैं तो उसमें किस कारण से निकलता है, अपकेंद्री बल। जब सर्कुलर मोशन हम पढ़ाए हैं तो वहाँ पे हम बता चुके हैं, सर्कुलर मोशन में 2 तरह का फोर्स लगता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरह से यहाँ स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, आप इसको देखें। यदि एक सेंटर में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये इसका हो गया सेंटर, अपने सरकमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, तो सेंटर की तरफ वस्तु के मूव करने के क्रम में जो सेंटर की तरफ उसके बल लगता है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स या अपकेंद्री बल कहते हैं, और जो अपोजिट में लगता है अभिकेंद्री बल कहलाता है। तो 2 तरह का बल यहाँ काम करता है, अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल। तो हम लोग देखते हैं अपकेंद्री बल जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और इसी में दूध को जब मथा जाता है, दही को मथा जाता है, तो उससे क्रीम निकलता है अपकेंद्री बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन काम करता है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी रैखिक संवेग के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो तुल्यकारी यानी इक्विवेलेंट सैटेलाइट यानी कि वो पृथ्वी के त्रिज्या के लगभग बराबर होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है, 1/6 भाग। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, तो 1/6 भाग। क्वेश्चन नंबर 17, वर्षा का बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है। तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद जो होता है वो गोलाकार होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण नाचते हैं। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, प्लवन के नियम। आर्किमिडीज का, कोई वस्तु तैरता है तो किसके, प्लवन का नियम, बायंसी फोर्स के कारण, प्लवन का नियम से। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था न्यूटन महोदय ने। तब तक के लिए हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके हैं, 21 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये फिजिक्स का पोर्शन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिजिक्स पार्ट 2 में। चलिए, थैंक्स।